हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं 12th बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए इतिहास यानी कि हिस्ट्री के बच्चों यहाँ पे टॉप 10 लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर को जो कि आपकी परीक्षा में सीधा सीधा छपने वाले हैं बच्चों। तो इनको आपको अच्छी तरीके से रट लेना है। तो सभी प्यारे बच्चों अच्छे से देखिएगा इन क्लास को, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने बोर्ड परीक्षा में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो आप सभी लोग अच्छी तरीके से इन क्लास को देखिएगा लास्ट तक बच्चों। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप सभी लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं बच्चों, तो आप सभी लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप सब लोग ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर दबा लीजिए, जिससे कि प्यारे बच्चों क्लास स्टार्ट हो तो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को आप सभी लोग लाइक नहीं किए हो तो सभी लोग एक बार क्लास को भी लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे देखिएगा पहला क्वेश्चन है बच्चों, पुरातत्व से आप जो है ना क्या समझते हैं। बच्चों सभी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, अच्छे से आप लोग जो है इन्हें याद कर लीजिएगा। बिल्कुल VVI क्वेश्चन करा रहे हैं, अगर अच्छे से याद कर लेते हो तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे बच्चों बताइएगा पुरातत्व से आप जो है क्या समझते हैं। उत्तर देखिएगा, उत्तर दिए गए हैं बच्चों कि वह विज्ञान जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्री की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है, उसे पुरातत्व कहा जाता है। तो बच्चों तो वह विज्ञान जिसके माध्यम से, ठीक है बच्चों, पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई यानी कि पृथ्वी के नीचे, बच्चों ये जमीन के अंदर बोल रहे हैं कि पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्री की खुदाई कर यानी कि जमीन की अंदर खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है। यानी पहले वाला पूरा पाषाण काल वाला हो गया बच्चों, जैसे तो अतीत के जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है, उसे बच्चों पुरातत्व कहा जाता है। इन्हें अच्छे से याद रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट और VVI क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे से याद कर लेना है आपको, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आगे आता है बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन की कार्बन 14 विधि क्या है। बच्चों आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार, आपको पता चल जाएगा कि ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल पूछे गए हैं और यहाँ से प्रश्न फिर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अच्छे से याद कर लीजिएगा इन क्वेश्चन को। कार्बन 14 विधि क्या है बच्चों। उत्तर देखिएगा, उत्तर दिए गए हैं कि तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। जिस पदार्थ में कार्बन को मात्रा जितनी कम होती है वह उतना ही प्राचीन माना जाता है। यानी कि बच्चों कार्बन विधि, तो तिथि निर्धारण की जो हम लोग तिथि देखते हैं उनकी निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को ही हम लोग कार्बन 14 विधि कहा जाता है, यानी कहते हैं। और जिस पदार्थ में कार्बन को मात्रा जो ना कार्बन की मात्रा जितनी कम होती है वह उतना ही प्राचीन यानी कि बच्चों पुराना माना जाता है, बहुत ही प्राचीन माना जाता है। जिसमें कार्बन 14 की मात्रा अगर कम दिखाई दे वो सबसे प्राचीन मानी जाती है, इसमें याद रखेंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिएगा बच्चों, आगे है यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी प्रणाली की 2 विशेषता बताएं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लाइन देकर याद रख लीजिएगा आप लोग कि हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी प्रणाली की 2 विशेषताओं को बताना है। उत्तर देखिएगा, उत्तर है कि हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी प्रणाली की विशेषताएं 2 निम्न प्रकार के हैं, जिसमें से पहला आ जाएगा बच्चों यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के हर घर में क्या है तो नाली होता था। हड़प्पा सभ्यता में बच्चों हर घर में जो है बच्चों नाली होता था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, ठीक है। वहाँ पे जो सड़कें बिल्कुल एक समकोण पे काटती थी, ठीक है, और बिल्कुल वहाँ का सड़क एकदम ढाला ढुला रहता था। नालियाँ जो थी वो ढकी हुई थी। वहाँ के घर जो है ईंटे से बनाई गई थी, ईंटे के थे घर, ठीक ना, यानी कि वह एक शहरी सभ्यता था हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के हर घरों में नाली होता था बच्चों। और 2 में है कि हर घर का नाली मुख्य सड़क के दोनों ओर पक्की नाली से जोड़ा जा सकता था। यानी कि बच्चों हर घर के जो नालियाँ थी ये मुख्य सड़क की और पहले तो थी, ठीक है, साथ ही साथ पक्की नाली के बनी थी और ये जो जाकर उसमें जोड़ जाता था, ठीक है बच्चों। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा आपसे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा,
अगला क्वेश्चन है 4th नंबर, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का वर्णन करें। यहाँ पे वर्णन जरूर पूछेगा, ठीक है, कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का वर्णन करें। तो उत्तर देखिएगा, उत्तर है कि हड़प्पा सभ्यता में स्नान घर का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में बच्चों स्नान घर जो कि नहाने वाला बोला जाता है, ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में स्नान घर का साक्ष्य जो है ना बच्चों मोहनजोदड़ो से मिला है। स्नानागार का उपयोग जो है अनुष्ठानिक स्नान के लिए होता था। यानी कि स्नान घर बच्चों करने का मतलब है अनुष्ठानिक, जैसे पूजा पाठ हो गया, ठीक है, इनके लिए अनुष्ठान किए जाने के लिए वहाँ पे स्नानागार थे, ठीक है। स्नानागार के चारों ओर बच्चों कमरे और बरामदे थे। यानी कि जहाँ नहाने वाला था बच्चों, जहाँ जिसको स्नानागार बोल रहे हैं, उनके चारों बगल, ठीक है, यहाँ पे कमरा था और बरामदा होते थे। स्नानागार में कुआं भी था। यानी कि बच्चों स्नानागार में एक कुआं भी था, ठीक है, तो याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, आगे आता है बच्चों 5 नंबर, अभिलेख किसे कहते हैं। इतिहास लेखन में अभिलेख का क्या महत्व है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये सभी क्वेश्चन जितना हम करा रहे हैं, और इसी प्रकार के पीडीएफ आपके लिए नोट्स तैयार किए गए हैं बिल्कुल आसान से आसान भाषा में बच्चों, जो कि आपको मात्र 199 में ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो जो भी बच्चों को चाहिए आप लोग कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप पर SMS कीजिएगा 96218 ठीक है। अगर बच्चों इतना इजी क्वेश्चन के तरीके से अगर आसान से आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं, और जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं बिल्कुल आसान से आसान भाषा में आपके लिए नोट्स तैयार किए गए हैं, अगर लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर SMS कीजिए और बोलिए कि सर हमें 199 का पीडीएफ बनवा चाहिए। आपको सभी सब्जेक्ट के बच्चों नोट्स दिए जाएंगे, ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट हो सभी सब्जेक्ट के नोट्स दिए जाएंगे, आप लोग अच्छे से लेकर पढ़ सकते हो, ठीक ना। तो जिनको भी चाहिए जरूर आप लोग ले सकते हो बच्चों, और लेकर आप सब लोग तैयारी करते रहिएगा। ओके जी, चलिए तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या रखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अभिलेख किसे कहते हैं, इतिहास लेखन में अभिलेख का क्या महत्व है। उत्तर है बच्चों यहाँ पे कि पत्थर या धातु पर लिखे गए लेखों को अभिलेख कहते हैं। यानी कि बच्चों मान लीजिए कि ये पत्थर है और इस पर अगर आप कुछ लिखते हैं, ठीक है, इस पर अगर आप कुछ लिखते हैं तो ये आपका अभिलेख कहलाता है, ठीक है। तो पत्थर यहाँ पे पत्थर या धातु पर लिखे गए लेखों को अभिलेख कहते हैं। अभिलेख से हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। अभिलेख से बच्चों हमें क्या है, तो प्राचीन यानी कि पुराने जमाने की बात हमें क्या पता चलता है, ठीक है, इनसे हमको पता चलता है। तो अच्छे से इनको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिएगा बच्चों, आगे है 6 नंबर क्वेश्चन, महाजनपद से आप जो है क्या समझते हैं। उत्तर दिया गया आप सब लोग का यहाँ पे 6 नंबर की 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पूरे देश के राजनीतिक दीक्षित पर जिन विभिन्न राज्यों का अस्तित्व दिखाई देता है उन्हें ही महाजनपद कहा जाता है। बच्चों ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, 2 नंबर में ये सब प्रश्न पूछेगा, अच्छे से याद रखना, ठीक है ना। बिल्कुल इजी से इजी क्वेश्चन में आपको पढ़ाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का नाम बताइए। यानी कि मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत को आपको बताना है बच्चों, ठीक है। तो उत्तर देखिएगा, उत्तर दिए गए हैं बच्चों कि मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी के साहित्य और पुरातात्विक स्रोत हैं। साहित्य स्रोत में मेगास्थनीज का जो है इंडिका हो गया, कौटिल्य का बच्चों अर्थशास्त्र हो जाएगा, विशाख दंत का मुद्रा राक्षस हो जाएंगे, और विष्णु पुराण एवं बौद्ध और जैन ग्रंथ से मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारियाँ स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख एवं शिक्षा से मौर्यकालीन इतिहास के बारे में बच्चों जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो मौर्यकालीन इतिहास के बारे में आपको शिक्षा कैसे प्राप्त होगा, तो मौर्यकालीन इतिहास के बारे में आपको पुरातात्विक के जरिए जो है बच्चों पुरातात्विक स्रोत के बारे में आपको पता चलता है मौर्यकालीन इतिहास के बारे में। और यहाँ से आपको कुछ पुस्तक का भी नाम पूछता है, जिसमें से आपका यहाँ पे जैसे इंडिका हो गया तो मेगास्थनीज का ये इंडिका हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे कौटिल्य का हो जाएगा अर्थशास्त्र, विशाख दंत का मुद्राक्षस हो जाएंगे, ये सब पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक ना। तो सब्जेक्टिव अगर याद कर लेते हो तो ऑब्जेक्टिव तो ऐसे ही बन जाएगा, इसलिए सब्जेक्टिव पे भी ध्यान दीजिएगा। और डेली क्लास आप लोग का चल रहा है सब्जेक्टिव का क्लास, और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव का भी क्लास, ठीक है बच्चों। चलिए आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हो, आप लोग क्लास को सभी लोग एक बार लाइक कर लीजिए। जो बच्चे नए जुड़े हों आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके बच्चों ऑल पे दबा लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे डेली क्लास करवाई जा रही है आपके एग्जाम के लिए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़े बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। आगे है 8 नंबर क्वेश्चन, कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि कलिंग युद्ध का जो है ये अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो उत्तर देखिएगा, उत्तर है कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध
कलिंग का अशोक ने कलिंग का युद्ध किया था। यानी कि 261 ईसा पूर्व में बच्चों कलिंग का युद्ध जो है अशोक ने किया था। इस युद्ध में 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए एवं 1 लाख लोग जो है ना मारे गए थे। यानी कि कलिंग के युद्ध में बच्चों 1.5 लाख लोग जो है ना बंदी बना लिए गए थे इसमें, और 1 लाख लोग जो है मारे भी गए थे। इसी भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय जो द्रवित हो गया, यानी कि जो है पूरी तरीके से पिघल गया। ठीक है, पिघल गया और द्रवित हो गया। इस युद्ध के बाद अशोक ने शस्त्र ग्रहण करने की प्रतिज्ञा ली। यानी कि इस युद्ध के बाद क्या है, तो अशोक जो प्रतिज्ञा लिए कि हाँ इसके बाद से हम अब कभी भी हथियार नहीं उठाएंगे और हम कभी भी युद्ध नहीं करेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रख लीजिएगा। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है आप लोग का 9th नंबर। अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं? अशोक के धम्म से बच्चों आप क्या समझते हैं? उत्तर देखिएगा, उत्तर दिए गए हैं कि अशोक के द्वारा बताए गए कुछ नैतिक सिद्धांतों और सामाजिक नियमों के संकलन को धर्म कहा जाता है बच्चों। यानी कि अशोक द्वारा बताए गए कुछ नैतिक सिद्धांत और सामाजिक नियमों के संकलन को धर्म कहा जाता है। धम्म के सभी धर्मों के अच्छी बातों का सार था। अशोक के धम्म में क्या है, बड़ों का आदर, सेवक तथा दासों के प्रति उदार व्यवहार तथा दूसरे संप्रदाय के प्रति आदर की भावना बच्चों सम्मिलित थी। तो अशोक के जो ये शिलालेख थे इसमें बच्चों अशोक के धम्म में बड़े का आदर करना हो गया, सेवक तथा दासों का प्रति उदार व्यवहार और दूसरे संप्रदायों के प्रति आदर भी करना यहाँ पे भावना सम्मिलित था बच्चों। ठीक है, तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा 10 नंबर क्वेश्चन कि गुप्तकालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पे प्रकाश डालिए। ठीक है, तो गुप्तकालीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी पे आपको प्रकाश डालना है। उत्तर देखिएगा, उत्तर है बच्चों कि गुप्त काल के गणितज्ञ आर्यभट्ट दशमलव पद्धति से परिचित थे। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है बच्चों। आर्यभट्ट ने बताया था पृथ्वी गोल है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। वारामिहिर गुप्त काल के महान खगोलीय शास्त्री वारामिहिर ने बृहंत संहिता नामक ग्रंथ की भी रचना की थी। उन्होंने बताया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है बच्चों, और बृहदंत ने बताया था बच्चों कि चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी बच्चों गोल है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बच्चों ये रहे आपके 10 लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग क्लास को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा कर रहिएगा, ताकि क्लास स्टार्ट हो बच्चों तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए।